बदलते भारत की शान। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। ये तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मंडी.com के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। हाजिर हूं लेकर एक बार फिर महीने का वो एपिसोड जिसमें हम बात करते हैं कृषि जगत की किसी एक जानी मानी हस्ती से, किसी ऐसी हस्ती से जो आपको कृषि से जुड़ी समस्याएं, कृषि से जुड़े जो प्रश्न हैं उनका उत्तर बेहतर तरीके से देने और आपको बेहतर तरीके से जो वस्तु स्थिति है उसको समझाने में समर्थ हों। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं स्टूडियो में, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं और फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं एक बहुत ही खास, जिनसे आप पहले भी इस कार्यक्रम में रूबरू होते रहे हैं, सिराज हुसैन साहब, जो एग्रीकल्चर में एक जाना माना चेहरा इस लिहाज से हैं कि हालांकि वो पहले कृषि सचिव रह चुके हैं, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं, लेकिन वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार सक्रिय हैं। कई सारे पोर्टल्स पे और न्यूज़ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, और उसके साथ ही नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड यानी NERL के चेयरमैन हैं और साथ ही फिक्की के एडवाइज़र भी हैं। सिराज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी.com। नमस्कार सिराज साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं। जो आज का एपिसोड है एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। हम सब जानते हैं अभी मार्च का आधा बीत गया है और रबी की एक तरह से हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, कुछ दिन में पीक होगी और अराइवल्स भी शुरू हो जाएंगे। आम तौर पे अराइवल्स के समय दाम नीचे जाते ही हैं, लेकिन इस बार एक थोड़ा अलग तरह का एक घटनाक्रम दिख रहा है कि गेहूं हमने देखा था पिछली बार करीब 3200-3300 तक का भाव गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सरकार के लगातार प्रयास से गेहूं के दाम अब लगभग MSP पर आ चुके हैं। और सरसों में हमने देखा है कि 2 साल के बाद पहली बार दाम MSP से नीचे जा रहे हैं, जो कि जब बुआई हुई थी उस समय करीब 7,000 का भाव था। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और ख़ास तौर से ये सवाल जो मैं कर रहा हूँ वो किसानों के पर्सपेक्टिव से मैं समझना चाहूँगा आपसे कि किसानों के पास इस जो सिचुएशन पैदा हुई है उससे कितनी मुश्किल उनके सामने पैदा हो रही है। गेहूं की फसल हम उम्मीद कर सकते हैं कि नॉर्मल रहेगी और जितना गवर्नमेंट का एस्टिमेट है 112 मिलियन टन शायद वहां तक पहुंच जाए। तो ये एक अच्छी खबर है किसानों के लिए भी और देश के लिए भी और फूड सिक्योरिटी के लिए भी। जहां तक गेहूं के दाम का सवाल है तो ये बात सही है कि होलसेल प्राइसेस करीब 3,000 रुपये प्रति क्विंटल को टच कर रहे थे और वो अब घट के 2,200-2,300 रुपये के आसपास आए हैं, और इसमें एक बड़ा रोल सरकार ने प्ले किया है और मैंने इसके बारे में लिखा भी है। सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत फैसला किया कि हम 5 मिलियन टन गेहूं बेचने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से दाम देश के मुख्तलिफ इलाकों में घटे हैं। अब कोई कह सकता है कि सरकार ने दाम घटाने की क्यों कोशिश की, लेकिन भले ही हम कुछ भी कहें, देश के सामने जो देश के प्लानर्स हैं उनके सामने, पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को कम से कम 25 मिलियन टन 250 लाख टन गेहूं प्रोक्योर करने की ज़रूरत है। वो प्रोक्योरमेंट तभी मुमकिन था जब गेहूं के दाम MSP से नीचे हों या उसके आसपास हों। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये ओपन मार्केट सेल स्कीम में गेहूं बेचा और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इसमें कामयाब होगी और 25 मिलियन से भी ज़्यादा हम समझते हैं 30 मिलियन 35 मिलियन तक गेहूं प्रोक्योर कर सकेगी। सिराज साहब,
आपने बहुत एक कहा जाए कि संतुलन की भाषा बोली है और बहुत कायदे से आपने, क्योंकि आप नीति निर्माता भी रहे हैं, पॉलिसी मेकर भी रहे हैं और अब आप कॉलमनिस्ट भी हैं और साथ ही आप कॉरपोरेट्स भी देख रहे हैं, तो आपने एक तरह से एक बैलेंस्ड व्यू इसमें ज़रूर लिया है कि सरकार की अपनी परेशानी है, फूड सिक्योरिटी, उसको सुरक्षित करनी है। लेकिन मैं फिर एक बार आऊँगा, क्योंकि मंडी.com में हम लोग आम तौर पे, क्योंकि हमारा दर्शक जो है हमको किसान देख रहे हैं और किसान का जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या कोई बीच का रास्ता नहीं है कि सरकार फूड सिक्योरिटी के लिए निश्चित तौर पे उसको प्रतिबद्ध होना भी चाहिए, लेकिन अगर 3,000 का किसान को भाव मिल रहा था, मैं बाद में सरसों पर भी आऊँगा, तो बीच का रास्ता क्या कुछ नहीं निकल सकता है जो बार बार हम बात करते रहे हैं, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे वो दूसरे वैकल्पिक जो मार्केटिंग चैनल्स हैं वो हैं, जहां से कि सरकार वहां से प्रोक्योरमेंट करे और किसान को कम से कम भाव पूरा मिले? देखिए, इसमें बीच का रास्ता 2006-07 में उसकी कोशिश की गई थी और गवर्नमेंट को 5.5 मिलियन टन गेहूं, 55 लाख टन गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा था। तो ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने देश में गेहूं दूसरे देशों से मंगाएं, और इसलिए ये सरकार के सामने एक मुश्किल स्थिति थी, क्योंकि पिछले साल मार्च में टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से फसल कम हुई। लोगों का अनुमान है कि 100 मिलियन टन, कुछ कहते हैं 95 मिलियन टन पैदावार हुई। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है 107 मिलियन टन हुई। तो बीच का रास्ता या तो ये हो सकता था कि गवर्नमेंट एक बोनस अनाउंस करती, एमएसपी के ऊपर बोनस अनाउंस करती और उस बोनस दे के किसानों से एमएसपी से ऊपर के दाम पे ख़रीदती। मैं समझता हूँ कि अब भी हम शायद उस स्थिति में हम आ जाएं कि गवर्नमेंट को बोनस देना पड़े, और अगर क्योंकि अभी हमारे पास 2-3 हफ्ते का वक्त है कटाई में, तो इसलिए अगर बोनस देने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझता हूँ कि सरकार देगी बोनस। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, और भारत सरकार ने भी कई साल गेहूं पे भी और धान पे भी बोनस दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में देश में लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, और इसलिए गेहूं और चावल के दाम को कोई भी सरकार ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि बहुत बढ़ जाएं। उसके बावजूद देखिए आप, सीरियल का जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट्स में है, सीरियल का इन्फ्लेशन कम नहीं है। तो सरकार के सामने ये एक कंज्यूमर इंटरेस्ट को, फार्मर इंटरेस्ट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन जो सचमुच सरकार के सामने चुनौती है वो गेहूँ में शायद नहीं है, वो सरसों में है, जैसा कि आप। जी सिराज साहब, मैं सरसों पे आऊँगा और सरसों के बाद हम लोग हॉर्टिकल्चर की भी बात करेंगे। वहाँ भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कुछ और भी मुद्दों को हम टच करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटते हैं और ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज फसलों की कीमतों में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके बारे में, और उसमें किसानों के हित किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं सरकार की तमाम चुनौतियों के बावजूद, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए अपने साथ चर्चा में जिस शख्सियत को आज हमने जोड़ा है वो हैं जो सरकार में भी रहे हैं और आज एक तरह से कहा जाए तो एक कंपनी के चेयरमैन भी हैं, और साथ ही कहीं एक पत्रकार की भूमिका भी निभाते रहते हैं सिराज साहब आर्टिकल्स के ज़रिए। सिराज साहब, सरसों की बात आपने कही, सरसों पे आते हैं। 2016 में प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया था और कहा था, देश के किसानों से आह्वान किया था कि दलहन और तिलहन में देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि तिलहन का
उपज उसको बढ़ाना चाहिए। उस समय करीब करीब 65 लाख टन की पैदावार थी सरसों की, और इस साल करीब करीब 125 लाख टन की उम्मीद है जो सरसों होने जा रहा है। एक तरह से सरसों में हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन क्या इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है इसलिए कि किसान को 2 साल के बाद पहली बार ये स्थिति आ रही है कि अब 5450 का जो MSP था उसके नीचे 5000 के आसपास भाव पहुंच गया? देखिए, ये बात सही है कि सरसों में जो बाज़ार का बिहेवियर रहा है पिछले 3 हफ्ते में, तो वो काफ़ी किसानों के लिए तशवीशनाक है, चिंता का विषय है। देखिए, सरकार की नीतियों की वजह से, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से दलहन में हमारा प्रोडक्शन 18 मिलियन टन से बढ़ के 28 मिलियन टन हो गया, और आम तौर पे चने को छोड़ दीजिए, चने के अलावा दाम ज़्यादातर दालों के MSP से ऊपर रहे हैं, किसानों को फ़ायदा हुआ है। वही उम्मीद की जा रही थी तिलहन में, लेकिन तिलहन में एक समस्या ये है कि देश का 60% जो तिलहन का कंजम्पशन है, जो तेलों का कंजम्पशन है, वो इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट के जो प्राइसेस हैं उस पर डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक प्राइसेस जो फसलें हम अपने यहाँ उगा रहे हैं, मिसाल के तौर पे सोयाबीन है या सरसों है, तो वो दोनों में एक रिलेशनशिप है। अब क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए पाम ऑयल के, जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उसके बाद से एकदम क्रैश हुआ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़रूरत इस बात की है, और मैं समझता हूँ कि अगले चंद दिनों में हम वो फैसला देखेंगे सरकार की तरफ से कि हमें पाम ऑयल पे ड्यूटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो रिफाइंड पाम ऑयल है उसमें और क्रूड पाम ऑयल की ड्यूटी में 15 से 20% का फ़र्क रहना चाहिए। वो अगर ड्यूटी बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में सरसों के दाम बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना पड़ेगी सरसों। मैंने इसके बारे में लिखा भी है, प्राइस जो स्टेबलाइजेशन फंड है और प्राइस सपोर्ट स्कीम है, दोनों में इस साल बजट सिर्फ टोकन अमाउंट 1 लाख रुपए रखा गया। मुझे बताया गया कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में 5000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास उपलब्ध हैं। प्राइस सपोर्ट फंड में, प्राइस सपोर्ट स्कीम में गवर्नमेंट को सरसों खरीदना चाहिए, जिससे कि किसानों को कम से कम MSP मिल सके। ये एक चिंता की स्थिति है कि किसान गवर्नमेंट की पॉलिसी से अट्रैक्ट होकर डाइवर्सिफाई करते हैं और फिर उनको दाम ना मिले। जी सिराज साहब, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है। आप क्योंकि वायदा पर भी लिखते रहे हैं, तो ये सवाल मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसका उत्तर दें। कई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे मंडी.com में हम लोगों की बात होती है, और सरसों के संदर्भ में हमारी बात हो रही है, तो कई FPOs हैं जो करीब 2 साल पहले जो सेबी ने ऑप्शन फेमिलराइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था, उसके तहत उन्होंने उसमें काम किया था, और उसमें दिसंबर में जब वो सोइंग कर रहे थे उसी समय उन्होंने अपना प्राइस लॉक किया था, जब हार्वेस्टिंग होती है उस समय का। हालांकि उस समय क्योंकि दाम बहुत ऊपर थे तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ी उस ऑप्शन को लेने की। कुल मिला के मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि आम तौर पे वायदा बाजार को सरकार के बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि जो दाम बढ़ रहे हैं वो वायदा बाजार से जुड़े हुए हैं, जबकि किसानों से जब बात हम लोग करते हैं तो किसान उसी वायदा बाजार में सरसों के कॉन्ट्रैक्ट की मांग कर रहे हैं। उनको लगता है कि 2 साल पहले जब ये था तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ था। आप इसमें कहाँ बीच की लाइन देखते हैं? देखिए, हमारी बीच की लाइन नहीं है, हम इस पर कई बार लिख चुके हैं, मजमून हम इसमें लिख चुके हैं, रिसर्च आर्टिकल लिख चुके हैं, हमने एक ईयर में पेपर भी लिखा था डॉक्टर गुलाटी के साथ। देखिए, जो एकेडमिक स्टडीज़ हैं, एक्सपर्ट स्टडीज़ हैं, उन्होंने ये नहीं पाया कि इन्फ्लेशन और वायदा बाज़ार के बीच में कोई सीधी रिलेशनशिप है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि उसके और कई कारण हैं, खाली वायदा बाज़ार को हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते। लेकिन समहाउ सरकार में ये व्यू आया है, और अब ये दूसरा साल चल रहा है, कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। चने में हमने देखा, आप देखिए कि दिसंबर 20 में बैन हुआ था, तो तब से चने के भाव नीचे चल रहे हैं। मैंने और श्वेता सैनी ने इस पे कई आर्टिकल भी लिखे हैं, और सरसों में हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों कमोडिटीज़ में कम से कम इसको हमें वापस लाना चाहिए। और पाम ऑयल में भी काफ़ी ऑयल ट्रेडर्स का नुकसान हुआ, क्योंकि वो हेजिंग ही नहीं कर सके। जब प्राइस क्रैश हुआ तो इंडिया के बहुत सारे ऑयल ट्रेडर्स का बहुत नुकसान हुआ। तो वायदा बाज़ार को हमें डीप करने की ज़रूरत है, हमें और FPOs को शामिल करने की ज़रूरत है, हमें उसे और पॉपुलराइज़ करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट सिस्टम को पॉपुलराइज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि किसान भी इन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का फ़ायदा उठा सकें, और ये उनकी इनकम में इजाफा ही कर सकता है।
ई नैम की भूमिका किसानों को बेहतर प्राइस दिलाने में अभी तक कितनी कारगर रही है सिराज साहब, और क्या लगता है आपको इसमें और क्या करने की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा ये लोकप्रिय हो? देखिए, अभी 3-4 दिन पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक मजमून छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ई नैम में अब इंटर स्टेट ट्रेडिंग भी हो रही है, तो ये एक अच्छी खबर है। हमने एक प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ फूड को दिया है और WDRA को भी दिया है, नीति आयोग से भी हमने बात की है। हमने ये सजेस्ट किया है, NCDX और NERL ने मिलके गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट को स्पॉट मार्केट में भी ट्रेडिंग के लिए आप इजाज़त दीजिए। फ्यूचर ट्रेडिंग में तो कंपलसरी है इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग आप देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों में होती है और उसकी वजह से किसानों को अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि फेयर प्राइस नहीं मिलता। वो अपना माल मंडी में ले आते हैं, उस दिन प्राइस गिरा हुआ है, ऑक्शन ठीक से नहीं होता है, ट्रक को देख लिया, पूरे ट्रक को बस ट्रक का वो खोला पीछे का दरवाज़ा और ऑक्शन का प्राइस डिटरमिन कर दिया। तो ये ज़रूरी है कि जो किसान या FPO अपना प्रोड्यूस वेयर हाउस में रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट लेते हैं, उसकी ट्रेडिंग स्पॉट मार्केट में इजाज़त उसकी होनी चाहिए। उसके लिए हमने नीति आयोग से कहा है कि आप ई नैम में उसको ट्रेडिंग की इजाज़त दीजिए, WDRA को वो ऑर्डर इशू करना है जी। और जो प्राइवेट मार्केट्स हैं उनको भी उसकी इजाज़त दीजिए, जिससे कि अगर कोई अपनी इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट को स्पॉट में बेचना चाहता है, वो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है, उसका पेमेंट उसी दिन मिल जाएगा जी, तो उसकी आज्ञा होनी चाहिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान, हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है एक बार फिर मंडी.com में आपका, और हम आज बात कर रहे हैं कृषि से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित कई सारे मुद्दों पर। मुख्य मुद्दा जो हमारा आज का है वो ये है कि क्योंकि ये अराइवल का सीजन है रबी फसलों का, और ये वो समय है जब आम तौर पे जो फसलें होती हैं उसकी कीमतें अपने नीचे के जो स्तर हैं उनके आसपास होती हैं, तो उसमें सरकार बहुत कुछ कर रही है। सरकार की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी कहा जाए सीमाएं हैं, उन सब के बीच सरकार जो कुछ भी कर रही है उसमें किसान को और किस तरह से लाभ हो सकता है, इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सिराज हुसैन साहब इस चर्चा में मौजूद हैं। सिराज हुसैन पूर्व कृषि सचिव हैं और इस समय NERL जो कंपनी है, नेशनल ई डिपॉजिटरी लिमिटेड, उसके चेयरमैन हैं और साथ ही फिकी के एडवाइजर भी हैं। सिराज साहब, आपने इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट के बारे में काफ़ी कुछ कहा। मैं अपने जो किसान दर्शक हैं उनके लिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत संक्षेप में अगर आप मुझे समझा सकें कि ये है क्या और कैसे कोई FPO इसका या किसान इसका इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, पहले कोई किसान या FPO अपना माल, अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ले जाके वेयर हाउस में रखता था तो उसको एक कागज़ पे रसीद मिलती थी। उस कागज़ की रसीद को वो बेच नहीं सकता था और उस पर लोन भी आमतौर पे बैंक नहीं देते थे। कुछ बैंक देते थे लेकिन अक्सर वो बेशतर नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एक 2007 में बनाया और ये कहा कि जो WDRA में रजिस्टर्ड है गोदाम, अगर वहाँ पर ले जाकर आप अपना माल रखते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट इशू होगी। उस इलेक्ट्रॉनिक रिसीट पे आपको बैंक से लोन मिल सकता है, आप उस रिसीट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेच सकते हैं। तो अगर मेरे पास वो रसीद है, फर्ज करिए 500 टन सोयाबीन मेरे पास है, वो रसीद है, वो रसीद मैं आपको बेच सकता हूँ। आप जाएंगे उस वेयर हाउस में और आप उसकी डिलीवरी ले लेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है, क्योंकि जब, जैसा कि आपने कहा, जब अराइवल होता है तो दाम गिर जाते हैं।
उसके बाद जब अराइवल ख़त्म हो जाता है तो दाम बढ़ने लगते हैं। इसका फ़ायदा अक्सर किसानों को नहीं हो पाता है क्योंकि वो तो अपनी फसल को बेचने पे मजबूर हैं। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है कि वेयर हाउसेस को रजिस्टर किया है और उन वेयर हाउसेस को कहा गया है आप रिसीट इशू करिए, और बहुत सारे बैंक ऑलरेडी उसके बेसिस पर आपको लोन दे सकते हैं 80%, यानी कि जितनी उसमें वैल्यू है उसका 80% लोन आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है किसानों के लिए भी और ट्रेड के लिए और एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए कि ये एग्रीकल्चरल ट्रेड को फॉर्मलाइज करेगा, बेहतर प्राइस डिस्कवरी होगी और इसमें किसानों को जो डिप्रेस प्राइसेस की वजह से नुकसान होता है वो नहीं होगा। हम समझते हैं कि इस इकोसिस्टम को जितनी सपोर्ट गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है वो अभी उसमें और बहुत बढ़ोतरी की ज़रूरत है। और ये कंपलसरी होना चाहिए कि अगर कोई गोदाम 1000 या 2000 टन से ऊपर का है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए WDRA में। सिराज साहब, अब अगला जो पहले विषय पर हम बात कर रहे थे उस पर मैं वापस आता हूं। और पहले हमने गेहूं और सरसों की बात की, अनाज की बात की। हॉर्टिकल्चर का विषय और सब्जियों का विषय बहुत महत्वपूर्ण है ख़ास तौर से। और फिर से एक बार हम देख रहे हैं, हमेशा साल में 2 समय आते हैं, समय आता है जबकि ये चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। एक समय जब प्याज 2 रुपये किलो होता है और फिर प्याज जब 100 रुपये किलो होता है। इसी तरह टमाटर की भी हालत होती है। फिर एक बार वही समय है जब कि हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं कि जहां किसान अपना प्याज लेके और खड़ा है, उसको कोई लेने वाला नहीं है, या शायद उसको पहुंचने में मंडी जितना खर्च आ रहा है वो उसकी लागत से ज़्यादा है। सरकार लगातार इस पे काम करती रही है। हर बजट में हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर के लिए रकम आ रही है, वेयर हाउसिंग की बात हो रही है, ठंडे घर बन रहे हैं जो कोल्ड हाउसेज में बन रहे हैं। लेकिन समस्या वहीं लगभग लगता है कि खड़ी है। क्यों ऐसा है, कैसे ये सुलझेगी? देखिए, प्याज के केस में अगर हम देखें तो एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू चाहिए जिससे कि प्याज के स्टोरेज की टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए। अभी ये होता है कि सिर्फ रबी में जो प्याज आती है वो तो स्टोर होती है अगले 4-5 महीने के लिए, लेकिन जो खरीफ की प्याज है या लेट खरीफ की जो फसल है उसका स्टोरेज नहीं हो पाता तो वो बिकती है। इस साल फसल बहुत अच्छी थी, उत्पादन बहुत अच्छा था, क्योंकि अब मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश यानी कि महाराष्ट्र के अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं, गुजरात, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में प्याज का उत्पादन होने लगा है। तो उसकी वजह से मार्केट में गलत है। कई बार कई एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रोसेस्ड प्याज को प्रमोट करे, वो भी बहरहाल किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो प्याज में गवर्नमेंट को करना चाहिए वो ये है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 2015-16 में मोदी गवर्नमेंट ने बनाया था। उसका आइडिया ये था कि अगर किसी एग्रीकल्चरल कमोडिटी के दाम बहुत गिर रहे हैं और सरकार ये समझती है कि आगे चल के ये दाम बढ़ेंगे तो सरकार उस कमोडिटी को ख़रीद सकती है, और यहाँ तक उसमें कहा गया था कि MSP से ऊपर के दाम पे भी ख़रीद सकती है। तो आज अगर प्याज के दाम इतने गिरे हुए हैं तो सरकार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के ज़रिए प्याज ख़रीदे और उस प्याज को फिर आगे दाम बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि दाम यही रह जाएंगे, जैसे ही मानसून का सीज़न आएगा तो दाम बढ़ेंगे तो तब सरकार उसको बेचे। ऐसा किया गया था 15-16 में, 16-17 में नेफेड ने प्याज खरीदी थी। जी सिराज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा की। ये थे सिराज हुसैन, पूर्व कृषि सचिव और साथ ही NERL के चेयरमैन, फिक्की के एडवाइज़र, जो बात कर रहे थे हमसे रबी फसलों में जो प्राइस ट्रेंड इस समय देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर सार संक्षेप एक समअप मैं करूं जो बातचीत हुई है उसमें सिराज साहब का कहना ये है कि एक तो सरकार MSP के ऊपर बोनस देने की सोच सकती है अगर दाम MSP से बहुत नीचे जा रहे हैं। फिलहाल अब मंडी.com में हो गया है वक्त आपसे विदा लेने का, तो आप दीजिए हमें अनुमति, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD किसान, क्योंकि DD किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।